प्रिय विद्यार्थी, आज हम गैमीटोजेनेसिस, जिसे हिंदी में युग्मक जनन कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्राणियों में प्रजनन एक जैविक गुण है। अपनी संतति को बनाए रखने के लिए प्राणी जनन करते हैं ताकि उनकी संतति आगे भी चलती रहे। और ये प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है ये दो प्रकार से होती है। एक तो अलैंगिक प्रजनन और दूसरा लैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी उच्च श्रेणी के प्राणी होते हैं उनमें प्रजनन लैंगिक विधि से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पहली अवस्था होती है, प्रथम अवस्था जो होती है, उसको कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, युग्मक जनन। इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें हम जनन कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जर्म सेल्स, ये युग्मकों का निर्माण करती हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो जननिक कोशिकाएं होती हैं उन जननिक कोशिकाओं या जर्म सेल्स को मेल और फीमेल गैमेट्स में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसको गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ जर्म सेल्स इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। यानी नर और मादा युग्मक के निर्माण को, या फिर कहें कि जर्म सेल्स नर और मादा युग्मकों में परिवर्तित होती है, इस प्रक्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। अब ये युग्मक क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं, आपने सुना होगा। नर युग्मक स्पर्म के नाम से जाना जाता है, शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। और फीमेल युग्मक यानी फीमेल गैमेट ओवम यानी अंडाणु के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? यानी स्पर्म मेल गैमीट है और ओवम फीमेल गैमीट है। तो जर्म सेल्स के द्वारा स्पर्म और ओवम, इन दोनों के निर्माण को गैमीटोजेनेसिस अपन ने बताया। अब बात आती है कि इनका निर्माण होता कहाँ पर है, कौन सी साइट है, यानी साइट ऑफ गैमीटोजेनेसिस क्या है, किस अंग में इनका निर्माण होता है। तो जिस अंग में गैमीट्स का निर्माण होता है उसको गोनैड कहते हैं, जनक। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ये दोनों गोनेड्स हैं। मेल गोनेड टेस्टिस है और फीमेल गोनेड ओवरी कहलाती है। टेस्टिस में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और ओवरी में अंडाणुओं का निर्माण होता है। आपने सोमैटिक सेल्स का नाम सुना होगा, कायिक कोशिका। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई आपके शरीर में, खुद के शरीर में कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि हमारे शरीर में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। तो इनमें अंतर क्या होता है? तो अंतर होता है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हाफ इन गैमीट्स एज कम्पेयर टू सोमैटिक सेल्स। कायिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है जर्म सेल्स यानी जनन कोशिकाओं में कायिक कोशिका की तुलना में आधे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसीलिए दीज आर हैप्लॉइड और एन और एस अर्धसूत्री, यानी कि जो जर्म सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड कहलाती हैं, अगुणित कहलाती हैं। उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या कायिक कोशिकाओं की तुलना में आधी होती है। तो ये एक मूलभूत अंतर कायिक कोशिका और जनन कोशिका के अंदर होता है। इसी प्रकार अगर इसका प्रोसेस देखें तो प्रोसेस में पाएंगे कि जो गोनेड्स होते हैं, जनन होते हैं, उनके अंदर सबसे पहले जो कोशिकाएं जो होती हैं, जिनको हम जनन की जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, उसका जो
तो जनन स्तर जो होता है उसमें जो जर्म सेल्स पाई जाती हैं, उन जर्म सेल्स के अंदर सबसे पहले माइटोटिक डिवीज़न होता है, समसूत्री विभाजन, और उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है। किन कोशिकाओं में? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या प्राइमरी जर्म सेल्स, जिनको प्राथमिक या आदि जन्म कोशिका भी कहते हैं, गोनेड्स के अंदर। यानी गोनेड्स की जर्मिनल एपिथेलियम में जो आदि जन्म कोशिका पाई जाती हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स पाई जाती हैं, उनमें पहले माइटोसिस होती है और उसके बाद मियोसिस होती है और उसके बाद गैमीट्स का निर्माण किया जाता है। अब आते हैं कि भाई ये जो गैमीट्स होते हैं इनका काम क्या है, वर्क ऑफ गैमीट्स। तो काम मुख्य रूप से दो होते हैं इनके, टू प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग थ्रू फर्टिलाइजेशन। यानी नर और मादा दोनों गैमीट्स, दोनों युग्मक मिलकर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है इनके मिलने के फलस्वरूप, और उसके बाद नवीन संतति का जन्म होता है। तो अपनी संतति को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया संपन्न होती है, तो इन दोनों युग्मकों के आधार पर होती है। दूसरी बात, जो इनके पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स के जेनेटिक कैरेक्टर्स, आनुवंशिक लक्षण आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सकें, इसकी व्यवस्था भी इन गैमीट्स के माध्यम से की जाती है। कैसे होता है? जैसे स्पर्म्स हैं और ओवम हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और इस केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है, ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, यानी आनुवंशिक लक्षणों को वहन करने की मूल इकाई डीएनए कहलाती है। दिस इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो आनुवंशिक लक्षण अपने माता पिता से नवीन संतति में, ऑफस्प्रिंग्स में, नए जन्म लेने वाले जीव में ट्रांसफ़र हो सकें, इसीलिए इसी आधार पर इन युग्मकों का निर्माण होता है और निषेचन के फलस्वरूप ये क्रिया फिर संपन्न होती है। यानी लक्षणों की दृष्टि से देखें तो पिता के लक्षणों का वहन शुक्राणु के माध्यम से होता है और माता के लक्षण अंडाणु के माध्यम से आने वाली संतति में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो दो मुख्य रूप से दो कार्य हुए जो संपन्न होते हैं इस क्रिया के द्वारा। अब जैसा कि मैंने बताया कि विकसित हो रहे प्राणी में माता पिता के आनुवंशिक गुणों का समावेश होता है, जो इसमें अंडाणु और शुक्राणु के माध्यम से आते हैं। इसे बेसिकली जर्म प्लाज्म की सततता भी कहते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म की सततता का जो सिद्धांत है वो बीजमैन द्वारा दिया गया। जब प्राणी लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है तो वो कोशिकाएं जो युग्मकों का निर्माण करेंगी उन्हें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का विकास होता है, ये भ्रूणीय मेसोडर्म्स होता है, ये मैंने पहले आपको बताया। लेकिन स्तनधारी प्राणियों में जो प्राइमोर्डियल जर्म कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है वो उनकी पुच्छीय एंडोडर्म से होती है। इन कोशिकाओं में पैतृक आनुवंशिक गुणों का मिश्रण पाया जाता है, जिसे ये अगली पीढ़ी में युग्मकों के माध्यम से प्रसारित कर देते हैं। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होती हैं वो गोनेड्स के अंदर विभेदित हो जाती है। नर प्राणी में ये कोशिकाएं वृषण में और मादा में ये अंडाशय में स्थित होती हैं। और जैसा मैंने बताया आपको कि डीएनए के माध्यम से इन आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण किया जाता है। अब युग्मक जनन यानी गैमीटोजेनेसिस तो एक कॉमन टर्म है।
यानी युग्मकों का निर्माण। युग्मकों के निर्माण में शुक्राणु का निर्माण भी शामिल है और अंडाणु का निर्माण भी शामिल है, लेकिन इनको अलग अलग निर्माण की इनकी प्रक्रिया को समझना भी आवश्यक है। तो जो शुक्राणु का जो निर्माण है, शुक्राणु का जो निर्माण है उसको बोलते हैं शुक्रजनन। शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया शुक्रजनन कहलाती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसी तरह अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया oogenesis कहलाती है, अंडजन। यदि संरचना की दृष्टि से देखें शुक्राणु को और अंडाणु को, तो इनकी दोनों की संरचना लगभग सर्वथा भिन्न दिखाई देती है। इनका स्ट्रक्चर, इनका साइज़, है ना, और इनकी और दूसरी जो कैरेक्टर्स हैं, लाइक जैसे अंडाणु होता है वो स्थिर होता है, उसमें गतिशीलता नहीं होती है, जबकि शुक्राणु में गतिशीलता होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। अंडाणु खुद स्वयं गति करके नहीं जा सकता। तो स्ट्रक्चरली ये दोनों के दोनों जो युग्मक हैं बहुत भिन्न होते हैं, लेकिन इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो लगभग समान होती है। तो दोनों के निर्माण की प्रक्रिया को हमने सामान्य रूप से 3 अलग अलग स्टेजेस में बांटा हुआ है, जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज़, गुणन प्रावस्था, ग्रोथ फेज़, वृद्धि प्रावस्था, और मैचुरेशन फेज़, परिपक्वन प्रावस्था। ये 3 प्रावस्थाएं होती हैं इनके निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत, जो कि हम इसकी पूरी प्रक्रिया को इन तीनों में बांटते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अब ये अलग अलग किस प्रकार से ये क्रियाएं होती हैं, क्या क्या इनमें गतिविधियां होती हैं, ये सब हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में समझेंगे।